नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है आज की और एक इमोशनल हार्ट टचिंग स्टोरी में। तो आइए दोस्तों, बिना देर किए हुए कहानी को शुरू करते हैं। घर की दहलीज पर कदम रखते ही सामने दीवार पर मम्मी का मुस्कुराता फोटो देखकर उसके कदम वहीं रुक गए। न जाने कितनी देर अपलक वह मम्मी के फोटो को निहारती रही। दीदी, अब अंदर भी चलो, कब तक दरवाजे के बाहर खड़ी रहूंगी? उनको बस स्टैंड से लिवाने गए अविनाश ने पीछे से आते हुए कहा। हाँ चलो, कहते हुए घर के अंदर दाखिल हो गई। मम्मी की फोटो के आगे हाथ जोड़कर प्रणाम करने के बाद वो कमरे का मुआयना करने लगी। अविनाश उसका बैग लेकर अंदर के कमरे में चला गया। कमरे में करीने से सजा कर रखी गई एक भी वस्तु में से उसके कहीं भी इस बार अपने आप का एहसास नहीं हो रहा था। इस कमरे में दीवार पर लगी मम्मी की फोटो के अतिरिक्त उसे सब कुछ अपरिचित सा दिखाई दे रहा था। 10 महीनों के पूरे घर की साज सज्जा की बदल चुकी थी। लड़की के नक्काशी वाले पुराने सोफे की जगह मखमली गद्दी वाले नए सोफे ने ले ली थी। एक समय मम्मी की पसंद रही भारी भरकम सेंट्रल टेबल की जगह पर कांच वाली राउंड सेंट्रल टेबल आ चुकी थी। खिड़की के पास कमरे के कोने में मनी प्लांट का पोट रखा हुआ होता था। वो उसे कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। मम्मी ने कई वर्षों तक जतन कर उसे सहज कर रखा हुआ था। उसे अब भी याद है कि सुबह हाथ में चाय का प्याला लेने के साथ ही मम्मी मनी प्लांट को पानी देना कभी नहीं भूलती थी। तभी अविनाश की पत्नी ज्योति पानी का गिलास लेकर बाहर के कमरे में आई। आप खड़ी क्यों है? बैठिए ना दीदी। बस यूं ही कमरे की सजावट देख रही थी। पानी का गिलास हाथ में लेते हुए उसने अनमने भाव से कहा, पसंद आया ना आपको? सारी चीजें मेरी पसंद की है। आपके भाई को तो इन सब बातों में कुछ सोचता ही नहीं। ज्योति ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा है। मुझे स्वर में उत्तर देते हुए वह अंदर की ओर जाने लगी। उसके कदम अपने आप ही मम्मी जिस कमरे में सोती थी उस ओर बढ़ गए। तभी पीछे से ज्योति की आवाज सुनकर वह रुक गई। दीदी, उधर नहीं, इधर। सासू मां के जाने के बाद अब वो कमरा रानी का है। आपका सामान इधर दूसरे कमरे में रखा है। मम्मी और उसकी कई कही और अनकही बातों का साक्षी था वो कमरा। दाराई पास करने के बाद से ही वह इस कमरे में मम्मी के साथ अपनी शादी होने तक रह चुकी थी। उसके इस घर से विदा होने के बाद मम्मी अपनी अंतिम सांस तक इसी कमरे में रही। 2 घड़ी एक नजर उसने उस कमरे में डाली और फिर मन महसूस कर दूसरे कमरे में चली गई। यह कमरा उसे पहले की अपेक्षा कुछ छोटा महसूस हुआ। सहसा कमरे के फर्नीचर पर नजर पड़ते ही उसे इसके छोटे लगने का कारण समझ आ गया। दरवाजे की बाजू की सूनी पड़ी रहती थी। दीवार पर बोर्ड बन चुका था। खिड़की के पास एक बेड और उसके नजदीक एक कुर्सी रखी हुई थी। 10 बाय 10 फुट के कमरे में इससे अधिक फर्नीचर आने की गुंजाइश नहीं थी। वह वही पलंग पर बैठ गई। पलंग पर बैठकर न जाने क्यों उसे एक अजीब तरह की अनुभूति होने लगी। यहाँ उसे कुछ अपना सा महसूस हो रहा था। उठकर उसने गौर से पलंग को देखा तो उसका मन खुशी से भर गया। इसी पलंग पर तो मम्मी ने अपनी अंतिम सांसें ली थी। इसी पलंग पर लेटे हुए उन्होंने उससे और अविनाश से एक दूसरे के सुख दुख में हमेशा साथ निभाने का वचन लिया था। पुरानी डिजाइन का ये पलंग शायद रानी को पसंद नहीं आया होगा, इसीलिए इसे मम्मी के जाने के बाद शायद अलग कमरे में रख दिया। वह यह सोचकर कुछ अंदाज लगा रही थी कि सहसा उसे याद आया, इसी कमरे में तो मम्मी की अलमारी रखी होती थी। अलमारी की जगह पर तो वार्डरोब बन चुका था। तो अलमारी कहाँ गई? वह मन ही मन बुदबुदाई। मम्मी की अलमारी से तो उनकी कितनी सारी यादें जुड़ी हुई थी। वह तब 14 वर्ष की रही होगी जब पापा ने मम्मी को उनके जन्मदिन पर अलमारी गिफ्ट में दी थी। मम्मी ने बड़ी ही सूझबूझ के साथ अलमारी में पापा, अविनाश और उसके कपड़ों के लिए एक अलग जगह बना दी थी। उन्होंने अपने सामान के लिए एक लॉकर वाला पार्टीशन बचा कर रखा था जिसमें वे अपने गहने और अन्य कीमती सामान रखा करती थी।
घर में किसी भी मजाल नहीं थी कि कोई उनके उस लॉकर को छू सके। पापा तो हर दफा अपने कपड़े अलमारी से निकालते वक्त सारी अलमारी अस्त व्यस्त कर देते थे और मम्मी उन पर गुस्सा होते हुए सारे कपड़े फिर से करीने से जमाने में बैठ जाती थी। उसे अब भी याद है जब एक बार अविनाश से अलमारी के दरवाजे पर लगा कांच टूट गया था और वह मम्मी के खौफ से बचने के लिए अलमारी के अंदर ही छिप गया था। बड़बड़ाते हुए मम्मी ने अविनाश को खोजा। उसके न मिलने पर उसे कोसती हुई वे टूटे पड़े कांच बटोरने लगी। तभी अलमारी के दरवाजे के कोने से खून की बूंदें निकलते देख वे घबरा उठी और हड़बड़ा कर दरवाजा खोला तो अविनाश नीचे के खाने में बेहोश पड़ा हुआ था। घबराए बिना उन्होंने उसे बाहर निकाला और पानी की छींटे देकर उसे होश में लाने का प्रयत्न किया। उसने जब आंखें खुली तो उसे सीने से लगाए हुए घंटों तक रोती रही। इस घटना के बाद तो उन्होंने उसके समझदार होने तक अलमारी को लॉक कर रखने की आदत बना ली। तभी अविनाश अंदर आकर उसके पास ही कुर्सी लेकर बैठ गया। दीदी, मम्मी के जाने के बाद से तो जैसे आपने इसे और आना ही बंद कर दिया। मम्मी थी तो कम से कम आप महीने 2 महीने में आप उनकी खबर पूछने के बहाने आ जाती थी। तब की बात और थी अविनाश। मम्मी की बीमारी का पता चलते ही हर बार मन में एक भय सा बना रहता था कि अगली बार मम्मी मिलेंगी या नहीं। इसीलिए बार बार जब मन होता था तो आ जाती थी। उसने शांति से अविनाश की बात का उत्तर दिया। आपका ये छोटा भाई अब भी इसी घर में रहता है। आपको इस घर की याद अब क्या केवल रक्षाबंधन के दिन ही आती है? अविनाश के स्वर में शिकायत थी। नहीं रे, ऐसा नहीं है। तू तेरी घर गृहस्थी में सुखी है, फिर अब मम्मी के जाने के बाद बार बार इस उम्र में मायके आना शोभा नहीं देता। कहते हुए उसके चेहरे के भाव बदल गए। क्या बात है दीदी, आप कुछ उखड़ी हुई सी लग रही है। अविनाश उसके चेहरे के बदलते भाव भाप गया। अविनाश, यहाँ इस कमरे में मम्मी की अलमारी रखी होती थी, वो कहाँ है? उससे रहा नहीं गया। वो तो निकाल दी। इस कमरे में वार्डरोब बनवाने के बाद तिजोरी रखने की जगह नहीं बची थी। वैसे भी वो अब बहुत पुरानी हो चुकी थी। अविनाश ने जवाब दिया। मम्मी की मौजूदगी में जब भी आई तब तक वह घर उसके लिए मम्मी का घर था, पर अब एक रिश्ते के जाते ही जैसे समीकरण बदल चुके थे। मम्मी का घर कहलाने वाला घर अब भाई का घर हो चुका था। इसलिए मम्मी के जाने के 10 महीनों के बाद एक बार फिर से इस घर में आने पर उसे बार बार पहली बार यहाँ आने का आभास हो रहा था। दुख उसे इस बात का हो रहा था कि मम्मी से जुड़ी यादों का सौदा करने से पहले अविनाश ने एक बार भी उससे पूछा नहीं। मम्मी के जाते ही उसे पराया कर दिया। तूने मम्मी की आखिरी निशानी नहीं रखी, उसे बेच कर दिया। मम्मी को कितनी प्यारी थी वो अलमारी। मुझसे एक बार कहा होता तो, कहते हुए उसकी आंखें से आंसू की 2 बूंदें उभर आई। क्या दीदी, आप भी इतनी भावुक होकर कैसे जी लेती है? अविनाश थोड़ा असहज हो गया। सवाल भावुकता का नहीं है। मम्मी की वो कीमती निशानी तो रहने दी होती इस घर में। पुरानी चीज जाएंगी तो तभी नई सामान आएगा ना दीदी। फिर मम्मी ने दादी की बसाई हुई पुरानी चीजें समय बीतने पर निकाल ही दी थी। अविनाश ने अपना तर्क रखा। पर कम से कम कुछ समय तो बीतने दिया होता। अभी साल भर भी नहीं हुआ है उनको गए। कहते हुए उसका गला रुंध गया। आपकी भावना समझता हूं मैं। मम्मी की बस ये सारी चीजें ऐसी जगह गई हैं जहां उनकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। तो कहना क्या चाहता है, मैं समझी नहीं। अविनाश की बात सुनकर उसने उसकी ओर देखा। एक वृद्धाश्रम को उन सब चीजों की जरूरत थी तो मैंने दान कर दी। इस बहाने उनकी याद बनी रहेंगी। वैसे भी मम्मी को तो अलमारी इसलिए प्यारी थी क्योंकि उसमें उनकी एक और कीमती चीज उन्होंने रख छोड़ी थी। अविनाश की बात सुनकर वह उसे सवालिया नजरों से देखने लगी। किचन में काम करती ज्योति शायद भाई बहन के बीच हो रही बात सुन चुकी थी। तभी वह एक छोटा सा डब्बा लेकर उसके कमरे में दाखिल हुई। अविनाश ने वह डब्बा उसके हाथ से ले लिया। दीदी, आपको याद है मम्मी की अलमारी का लॉकर हम सबके लिए कुतूहल का विषय बना रहता था। लॉकर को वे किसी को भी छूने नहीं देती थी। हाँ तो? अविनाश के प्रश्न के उत्तर में उसने हामी भरते हुए सिर हिला दिया। ये उनके उस अलमारी की लॉकर से निकला है।
ये कहकर अविनाश ने वो डब्बा उसकी ओर बढ़ा दिया। उसे छोटे से डिब्बे को हाथ में लेकर उसकी आंखें डबडबा आई। उसे लगा जैसे उसने मम्मी को स्पर्श कर लिया। धीमे से उसने उस डब्बे का ढक्कन खोला। एक पुराना सा ब्लैक एंड व्हाइट फोटो और एक पुराना सा पत्र उसके हाथ में आ गया। फोटो को बड़े ही गौर से देखने के बाद भी उसमें कैद छवि को वह पहचान नहीं पाई। कौन है ये अविनाश? फोटो के साथ रखा पत्र पढ़ लो दीदी, सब समझ जाऊंगी। अविनाश ने उसकी जिज्ञासा को और बढ़ाते हुए कहा, मेरी प्रिय रंजना, फूलों की खुशबू की तरह अब भी तुम मेरे मन पर छाई हुई हो। तुम्हारी तस्वीर जब भी देखता हूँ बस तुमसे मिलने को जी बेताब होने लगता है। इस बार शायद गांव ना आ पाऊँ। यहाँ बॉर्डर पर दुश्मनों की हलचल बढ़ चुकी है, इसलिए अगले महीने मिलने वाली छुट्टियां रद्द कर दी गई है। जब भी छुट्टी मंजूर होगी दौड़ा चलाऊंगा तुमसे मिलने और तुम्हें अपना बनाने। आते ही तुम्हारे बाबा से बात करूंगा हमारी शादी की, उन्हें मना लूंगा। बस तुम तब तक मेरा इंतजार करना। तुम्हारा केवल तुम्हारा रतन। वह 2-3 बार धूमिल हो चुके उस पत्र को पढ़ गई। रतन, कहीं ये मामा के गांव वाले रतन चाचा तो नहीं? उसने एक बार फिर से उस तस्वीर को गौर से देखकर कुछ अनुमान लगाते हुए कहा। वही है दीदी, मैंने फोन पर उनसे बात कर कंफर्म किया है। कहते हुए अविनाश की आंखें भीग गई। तू ये क्या कह रहा है? मम्मी और रतन चाचा, फिर पापा? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। उसके मन में एक अजीब सी हड़बड़ाहट होने लगी। सब कुछ सच है दीदी, मम्मी और रतन चाचा आपस में प्यार करते थे, पर जब ये 2 साल तक बॉर्डर पर से गांव नहीं आ पाए तो मम्मी की शादी पापा से हो गई। रतन चाचा उन्हें बेहद प्यार करते थे और यही वजह है कि फिर वे किसी दूसरी स्त्री को अपनी जिंदगी में स्थान नहीं दे पाए। अविनाश अपनी जगह से खड़ा हो गया। मम्मी की मृत्यु के बाद पहली बार इस घर में आकर जिन चीजों में वह मम्मी के एहसास को खोज रही थी, उन्हें पाकर मन ही मन उसे अब अपने आप को इस घर से पराये होने का एहसास हो रहा था। पर फिर अविनाश द्वारा सहज कर रखी गई मम्मी की इस अमूल्य याद को पाकर उसके मन में उठता परायापना का भाव अपने आप ही तिरोहित हो गया। इस क्षण पहली बार उसे भाई के घर में मम्मी के अब भी होने का एहसास हो रहा था। उम्मीद है दोस्तों आपको ये छोटी सी कहानी पसंद आई होगी। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, ये कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है। ये कहानी सिर्फ आपके मनोरंजन के लिए बनाई गई है।